Good morning, students and my dear friends. Today is 2nd of March 2023, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is don't wait. The time will never be just right. और आज के मिंट पेपर की ये अप्रॉक्सीमेटली 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स 15 न्यूज़ हेडलाइंस को कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। मेकिंग इंडिया द वर्ल्ड्स फैक्ट्री टू बी की फोकस टुडे। सो मिंट जेटवर्क स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग समिट एक समिट होने वाली है आज, जहां पर कई सारे जो बिजनेस लीडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो बैठ के इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के फ्यूचर प्लान को डिस्कस करेंगे। स्पेशली जैसे कि इंडिया का रीसेंट फोकस रहा है, इंडिया बोले तो गवर्नमेंट का रीसेंट फोकस जिस तरीके से रहा है इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको लेकर के पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसी इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी हैं। और जिस तरह से इंडिया की एस्पिरेशन है कि इंडिया आगे आने वाले टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 2047 का टारगेट रखा गया है, 2047 तक इंडिया वांट टू अटेन द टैग ऑफ डेवलप्ड नेशन। और इसके साथ ही इंडिया वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई एक्सपेंडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि बहुत टाइम से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाया है, उसको डेवलप किया जा रहा है इन ऑर्डर टू अचीव दीज टू टारगेट्स बाई 2047। व्हाट आर दीज टू टारगेट? India wants to attain the tag of developed nation and wants to become the third largest economy by 2047. And definitely this particular tag require lot of investment into every sector. अगर हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखें तो मैं पहले भी कई बार आपको बता सकती हूँ कि इंडिया की बता चुकी हूँ कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जनरली कंट्रीज जो होते हैं प्राइमरी सेक्टर से पहले सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं, सेकेंडरी से फिर टर्शरी सेक्टर में ग्रो होता है, जबकि इंडिया के केस में थोड़ा सा डिफरेंट रहा है ग्रोथ स्टोरी का पैटर्न। अगर हम देखें तो इंडिया ने सीधे एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में मूव ऑन किया। इंडिया का जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो थोड़ा सा मिस रहा है। और इसीलिए करंट गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो यही रहा है कि किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाए, जिससे कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर के, वो रिड्यूस करी जाए। इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो रिड्यूस किया जाए और इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में डेवलप किया जाए। और इसको लेकर के देश बिल और कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए भी हैं। हालांकि ये तो बात रही गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि गवर्नमेंट का। और जिस तरीके से इंडिया का फोकस है दैट इंडिया वांट्स टू इंक्रीज साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अप टू 1 ट्रिलियन over the next few years, so definitely lot of investments are required from government side as well as from प्राइवेट प्लेयर साइड। और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लाई थी, जहां पर गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 सेक्टर, जिसमें सोलर भी आ रहा है, फैब्रिकेशन भी आ रहा है, कई सारे सेक्टर, टेक्सटाइल भी है, इन सारे सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने प्रमोट करी थी, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करी थी, जस्ट टू इम्प्रूव द इनोवेशन, जस्ट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट एंड जस्ट टू स्केल द मैन्युफैक्चरिंग विद इन द कंट्री। तो उसी को लेकर के ये समिट है, जहाँ पर कई सारे टेक्नोलॉजिस्ट, बिजनेस लीडर, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स साथ में बैठ करके ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे आने वाले टाइम में पुशअप किया जाए। इंडिया इज नाउ प्रोजेक्टेड टू बिकम द third most sought after manufacturing destination globally by 2025 and to add over approximately $500 billion to the global economy annually। और अगर ये टारगेट अचीव करना भी है तो मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए या इंडिया को वर्ल्ड फैक्ट्री बनाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि इस पर्टिकुलर इवेंट में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस किया जाए और इंडिया को वर्ल्ड फैक्ट्री के फॉर्म में डेवलप किया जाए आगे आने वाले 5 से 10 सालों में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। मैन्युफैक्चरिंग PMI स्लोज इन फरवरी। तो रिसेंटली NSO ने
अपना डेटा पब्लिश किया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, रिवाइज एस्टिमेट्स का डेटा भी पब्लिश हुआ है और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए भी क्या प्रोजेक्शन है इसको लेकर के भी डेटा पब्लिश किया गया है। और एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा by NSO and a survey conducted by S&P Global, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस PMI को कैलकुलेट करता है ग्लोबल लेवल में। इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो PMI को कैलकुलेट करता है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं S&P ग्लोबल की। S&P स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल। तो S&P के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अपने स्लोएस्ट पॉइंट से एक्सपेंड किया। हालांकि एक्सपेंशन तो है, बट अगर पिछले 4 महीनों का हम डेटा देखें तो फरवरी के मंथ में हमें कम एक्सपेंशन देखने को मिला, या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है, जो एक्सपेंशन रेट है, वो पिछले 4 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पे है। लेकिन एक्सपेंशन अभी भी है, और ये हम बोलें कि ये जो एक्सपेंशन है ये स्लो क्यों हुआ, तो इसका रीज़न है जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस चल रही हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी देखने को मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है डिमांड पर, इंटरनेशनल डिमांड पर और डोमेस्टिक डिमांड दोनों पर विजिबल हो रहा है, जिसकी वजह से जो नए प्रोडक्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी स्लो डाउन हो रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी स्लो डाउन हो रही हैं, और इसकी वजह से ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, स्लो डाउन। तो S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI का देखें कितना रहा अगर फरवरी के मंथ में, तो फरवरी के मंथ में जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है एज पर S&P वो 55.3 रहा, और जो कि जनवरी में 55.4 था। हालांकि एक्सपेंशन की ही कैटेगरी में है, तो 55.4 से रिड्यूस होकर के 55.3, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं या इनसिग्निफिकेंट या मार्जिनलाइज हमें डेक्लाइन देखने को मिला है। और हम सभी जानते हैं कि 50 के ऊपर अगर PMI होता है तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन, और अगर 50 के नीचे होता है तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इनटू दैट सेक्टर। तो हालांकि 50 से ऊपर है, 55 है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन तो है, बट पिछले महीने के कंपैरिजन में, जनवरी के महीने के कंपैरिजन में एक्सपेंशन कम है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री जो ऑर्डर्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं स्लोअर रेट से हो रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ। इम्पैक्ट ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशन, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो सेल है वो डाउन हुई है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिल रहा है जो डिमांड को पेंट अप कर रहा है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल नंबर 3, GST कलेक्शन राइज 12% टू ₹1.49 ट्रिलियन इन फरवरी। तो जीएसटी कलेक्शन को लेकर के ये न्यूज़ है, फरवरी के मंथ में इंडिया में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ, तो एज पर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्शन डेटा, both center and state governments collected approximately rupee 1.49 trillion GST in the month of February, जो कि एनुअल बेसिस पर अप्रॉक्सीमेटली 12% है। तो एक ह्यूज कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है जीएसटी में, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करना है कि डेफिनेटली जो कि इकोनॉमी में जो है वो एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू है, बाइंग एंड सेलिंग कंटिन्यू है, जो कंज्यूमर डिमांड्स है वो मार्केट में है, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। विद दिस मंथली जीएसटी रिवेन्यू रिमेन्ड 1.4 ट्रिलियन फॉर 12 मंथ इन अ रो, और पिछले लगातार 12 महीनों से जो जीएसटी है वो अप्रॉक्सीमेटली हर मंथ 1.4% का जो मार्क है वो अचीव कर रहा है। और अगर हम फरवरी मंथ का सेग्रीगेट डेटा देखें तो फरवरी के मंथ में जो ग्रॉस जीएसटी रिवेन्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,49 के करोड़ कलेक्ट हुआ है, जिसमें CGST जो है वो 27 के है अप्रॉक्सीमेटली, SGST 34 के एंड IGST इज अप्रॉक्सीमेटली 75 के, जिसमें से इस IGST में से अप्रॉक्सीमेटली 35,689 करोड़ जो है वो गुड्स के इंपोर्ट से कलेक्ट हुआ है। सो दिस इज द क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ द जीएसटी कलेक्शन इन द मंथ ऑफ फरवरी। और अगर पिछले साल से इसको कंपेयर करें, पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में इसी फरवरी मंथ में कितना जीएसटी कलेक्शन रहा, तो फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 1.33 ट्रिलियन का जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो 12% का इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। एंड द मंथ विटनेस द हाईएस्ट सेस कलेक्शन, अगर फरवरी का डेटा देखें तो अभी तक का हाईएस्ट सेस कलेक्शन देखने को मिला है जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, उससे लेकर के इस मंथ में यानी फरवरी 2023 में जो सेस कलेक्शन हुआ है, जो गवर्नमेंट सेस लगाती है जीएसटी पर ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सेस कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 11,931 करोड़ पहुंच गया, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर
इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जीएसटी इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया में, कंट्री में हो रही हैं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। मेकिंग इंडिया द वर्ल्ड्स फैक्ट्री टू बी द की फोकस टुडे, दिस न्यूज़ हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, हाउ इंडिया एमएफ फ्रॉड केस वॉज एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड फ्रॉड को लेकर के जो एक्सिस म्यूचुअल फंड में मई 2022 में जो फ्रॉड हुआ था उसको लेकर के ये न्यूज़, जहां पर एक्सिस बैंक ने अपने चीफ डीलर मिस्टर वीरेश जोशी को सैक कर दिया था फॉर सस्पेक्टेड फ्रंट रनिंग इन केस ऑफ फ्रॉड ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर करने का मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि हम फ्रंट रनिंग को डिस्कस कर पाएँ कि फ्रंट रनिंग होती क्या है। तो बेसिकली फ्रंट रनिंग इज अ प्रैक्टिस बाय अ मार्केट मेकर्स ऑफ डीलिंग ऑन एडवांस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बिफोर देयर क्लाइंट हैव बीन गिवन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। सो और अगर सिंप्लीफाइड करके मैं बोलूँ आपको तो प्रैक्टिस ऑफ गिविंग वन सपोर्ट टू कॉम्पिटिटर्स बिकॉज दे आर इन फ्रंट। तो थोड़ा सा ओवरलैप होता है। फ्रंट रनिंग जो है उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग से कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर हम देखें तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग इज डन बाय द कंपनीज एम्प्लॉय, इंटरनल एम्प्लॉय एमिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम डीलिंग इन द कंपनीज शेयर। तो कोई इनसाइडर जो कंपनी का होता है वो कंपनी की इंफॉर्मेशन को जानता है और उसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर से प्रॉफिट अर्न करता है। जबकि फ्रंट रनिंग कैन बी डन इन जस्ट अबाउट एनी स्टॉक और सेक्टर बाय अनरिलेटेड पीपल हु हैव नॉलेज of how some large investors plan to trade in the market। तो जो कोई भी हो सकता है फ्रंट रनिंग में इंडिविजुअल जिसको पता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उनको अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो जो इंडिविजुअल होता है जो कि कंपनी से अनरिलेटेड भी हो सकता है वो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा करके प्रॉफिट अर्न करता है बाई बाइंग एंड परचेजिंग और सेलिंग द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो इसी को लेकर के जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो चीफ डीलर थे मिस्टर वीरेश जोशी, उनको कंपनी ने सैक कर दिया था इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रंट रनिंग। और ये कब हुआ था? जब इनके घर में जो इनकम टैक्स है उसकी रेड भी पड़ी थी। फिलहाल के लिए सेबी का इन्वेस्टमेंट चालू है इस पर्टिकुलर केस को लेकर के। बहुत जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी देन वी विल डिस्कस। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। पॉलिसी डिसीजंस लैक बॉडी एज की रेगुलेटर्स स्टे हेडलेस। तो सीसीआई के चेयरमैन को लेकर के बहुत टाइम से इशू चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा रेगुलर है न्यूज़ चैनल पे तो आपको पता होगा कि सीसीआई का कोरम जो था वो अचीव नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मर्जर और एक्विजिशन की डील थी वो पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि सीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है बिफोर एनी मर्जर एंड एक्विजिशन। अब चूंकि सीसीआई का कोरम ही नहीं था, उसके नए चेयरमैन का अपॉइंटमेंट ही नहीं होता, जिसकी वजह से कई सारी मर्जर डील्स जो थी वो पेंडिंग पड़ी थी। और इसीलिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू करके सीसीआई को बोला था कि आप जो डील्स पेंडिंग पड़ी हैं उनको फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट करिए विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ डील्स को तो अप्रूवल मिल गया, लेकिन अभी भी पॉलिसी डिसीजंस को लेकर के जो सीसीआई है वो आके अपना काम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, बिकॉज सीसीआई इज नॉट हैविंग चेयरमैन एट दिस टाइम। और सीसीआई केवल ऐसी अथॉरिटी नहीं है इस समय, पॉलिसी रेगुलेटर नहीं है जिसके पास चेयरमैन नहीं है, जिसके पास कोरम नहीं है। इसकी तरह से बहुत सारी और भी अथॉरिटीज़ हैं, बहुत सारे और भी बोर्ड्स हैं जिनके पास फिलहाल अभी चेयरमैन या कोरम कंप्लीट नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको PNGRB भी बोलते हैं, विच हैज़ बीन विदाउट अ चेयरमैन ओवर द लास्ट 2 years। हालांकि गवर्नमेंट एडवर्टाइज कर रही है, 2 बार एडवर्टीजमेंट आ चुका है, बट अभी भी एप्रोप्रिएट कैंडिडेचर जो है वो गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। और December 4, 2020 से ये जो PNGRB की जो चेयरमैनशिप है ये वैकेंट पड़ी है। इससे पहले कौन था? मिस्टर दिनेश के सराफ जो थे, उन्होंने 3 साल का टर्म कंप्लीट किया था और उनके रिटायरमेंट के बाद से फिलहाल के लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड में ये पोजीशन वैकेंट पड़ी। और इसी तरीके से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम PFRDA भी बोलते हैं, उसके चेयरमैन भी जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट ने अभी से ही सर्च स्टार्ट कर दी है। तो फिलहाल उनका टर्म जनवरी में एंड हो चुका है, लेकिन प्रोबेबली वो एक्सपेंशन पीरियड में होंगे। तो कई सारी ऐसे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनके पास अभी चेयरमैन नहीं है या उनका कोरम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटर्स हैं, बोर्ड्स हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और क्रूशल पॉलिसी डिसीजंस बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ हेड और
कोरम, जिसकी वजह से कई सारे सेक्टर्स में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर के, पॉलिसी फॉर्मुलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। जीएसटी मॉप अप अबव 1.4 ट्रिलियन फॉर 12 स्ट्रेट मंथ। इस न्यूज़ को हमने मिनट में कवर किया है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो लगातार 12 महीनों से 1.4 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करता हुआ आया। फरवरी के मंथ में भी यही देखने को मिला। हालांकि इस बार का कलेक्शन बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1.5 ट्रिलियन से नीचे रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1.49 ट्रिलियन का कलेक्शन जीएसटी में देखने को मिला है, जो कि 1.5% लोअर है इन कंपैरिजन टू द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी के मंथ से हमें स्लो डाउन देखने को मिला है जीएसटी कलेक्शन में। ओवरऑल जो अगर हम 12 महीनों का डेटा देखें तो ये डिसेंट जीएसटी कलेक्शन है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है। और इसी के साथ एक और इकोनॉमिक न्यूज़ है जो कि हम कवर कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डिक्लाइंस टू 4 मंथ लो 55.3 इन फरवरी। इसको भी हमने मिनट में डिटेल में कवर किया है कि जो एसएनपी का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो जनवरी के मंथ के कंपैरिजन में फरवरी के मंथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जीएसटी कलेक्शन क्यों डिक्लाइन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जनवरी से फरवरी के मंथ में अगर हम डेटा कंपेयर करें तो जो डिमांड है वो पेंट अप होती हुई दिख रही है। और उसको हमने न्यूज़ सेक्शन में भी कवर किया था कि इस पीरियड में क्वार्टर जो 4 चल रहा है इसमें डिमांड जो थोड़ी सी पेंट अप होगी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग। जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड है वो दोनों ही डिक्लाइन होंगी। हालांकि इंडिया पर रिसेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इंडिया जो है वो रिसेशन से कंप्लीटली इंसुलेट रहेगी, ऐसा नहीं है। डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट फॉर्म में रिसेशन का जो इम्पैक्ट है वो विजिबल होगा। मोर स्पेसिफिकली हमें एक्सपोर्ट सेक्टर में ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट डिक्लाइन, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग विल डिक्लाइन, और जिसकी वजह से पीएमआई भी डिक्लाइन हो रहा है। इसी के साथ एक और न्यूज़ है, जब हमारा जीएसटी कलेक्शन पिछले महीने के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो पिछले महीने कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो रिसेशनरी कंडीशंस है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वो अभी आगे कंटिन्यू रहेंगी, जिसकी वजह से जो एजेंसीज हैं वो अपना जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो फिर से रिवाइज करना शुरू कर चुकी हैं। मोडीज़ ने भी इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फॉर कैलेंडर ईयर 23 उसको रिवाइज कर दिया। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। Moody's revises growth forecast for calendar year 23 to 5.5%. So Moody's Investor Services ने वेडनेसडे को इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट से फॉर 2023 कैलेंडर ईयर, स्टूडेंट माइंडेड दिस इज नॉट द फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर यानी जो जनवरी से स्टार्ट होकर के दिसंबर में एंड होता है। तो इस ड्यूरेशन की जो जीडीपी फोरकास्ट थी उसको रिवाइज किया, और रिवाइज करने में इसको बेसिकली अगर हम देखें तो नेगेटिव रिवीजन नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव रिवीजन। जो कि पहले जो फोरकास्ट थी मूडीज की वो 4.8% जीडीपी ग्रोथ की थी, उसको इंक्रीज करके मूडीज ने 5.5% कर दिया। तो अब मूडीज के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में, हालांकि अगर हम जनवरी और फरवरी मंथ का डेटा देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मूडीज के अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5.5% तक रहेगी। और अगर ये रिवीजन किया है तो कुछ ना कुछ बेसिस होगा। तो अगर हम बेसिस की बात करें तो मूडीज ने कहा है, ये रीज़न दिया है, ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि इंडिया में बजट के थ्रू जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पुशअप किया गया है उसकी वजह से रिजिलियंट इकोनॉमिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस बजट में कैपिटल, फरवरी में बजट प्रेजेंट हुआ है, तो उसको लेकर के जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं उसी वजह से मूडीज़ ने अपना ये जो रिवाइज्ड एस्टिमेट दोबारा से दिया है। इससे पहले जो मूडीज़ ने एस्टिमेट दिया था वो बजट के पहले का था और वो 4.8 था। बजट के बाद मूडीज़ का ये कहना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडियन इकॉनमी जो है वो रेजिलियंट रहेगी आगे आने वाले टाइम में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च FCRA लाइसेंस सस्पेंडेड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA ने FCRA का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया है। तो जो एक प्रोमिनेंट पब्लिक थिंक टैंक है दैट इज सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जिसको हम CPR के नाम से भी जानते हैं, उसका FCRA जो लाइसेंस था फिलहाल के लिए उसे गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए ये लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। रीजन बिहाइंड वॉयलेशन ऑफ लॉज एज पर द ऑफिशियल। तो
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने कुछ जो लॉज थे, रेगुलेशन से उनको वायलेट किया है, जिसकी वजह से ये FCRA लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है। व्हाट इज दिस CPR? CPR इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO है जो 1973 से ऑपरेट कर रहा है। तो इट इज़ बेसिकली वर्किंग एज इंडियाज लीडिंग पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, जो कि इंडिया में, जिसका हेडक्वार्टर लोकेट इंडिया में करता है। एंड दिस इज द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICCSR इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट CPR को रिकॉग्नाइज करता है। डेफिनेटली इट इज अ थिंक टैंक, तो उसका काम है कि डिफरेंट रिसर्च करना, कंसल्टेशन करना गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, उसी को लेकर के ये काम बेसिकली करता है, ये इसका बेसिक मैंडेट है। तो इसको लेकर के कहा गया है कि जो CPR है उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA को जो लॉज हैं उनको वॉलेट किया। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं तो आपको पता होगा रिसेंटली क्या पैंडेमिक से पहले की ये न्यूज़ है कि कई सारे जो NGOs थे उनका FCRA लाइसेंस कैंसिल भी किया गया था, ये कह करके, और उसमें बड़े बड़े NGOs के नाम थे, और ये कहा गया था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पे जितने भी NGOs हैं ये एक हिडन मोटिव को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। ये काम करते हैं NGO के फॉर्म में, लेकिन ये एक्चुअली वर्क करते हैं जो उनके फॉरेन में जो उनके बॉस बैठे हैं, और FCRA के थ्रू उनको एड भी मिलती है, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को लेकर के हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर के हो। तो इसी को लेकर के कई सारे इनकम टैक्स के लॉज भी वॉलेट हुए थे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर के। तो उस समय कई सारे NGOs के जो FCRA लाइसेंस थे वो कैंसिल किए गए थे। अभी रिसेंटली जो CPR का लाइसेंस कैंसिल किया गया है वो भी इसी पर्टिकुलर पर्पज से किया गया है। CPR जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जो वो इनकम टैक्स सर्वे के स्क्रूटिनी में काफ़ी टाइम से था, और फॉरेन एड को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो ये CPR है इसने कई सारे लॉज को वॉलेट किया है, फॉरेन एड को रिसीव किया है, और उसी को लेकर के इस पर ये फिलहाल के लिए FCRA का लाइसेंस एज अ प्राइमा फेसी जो है वो कैंसिल कर दिया गया। हालांकि CPR का ये कहना है कि वो कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट के लॉज को, गवर्नमेंट उनकी जो बुक्स हैं, फाइनेंशियल बुक्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनको प्रॉपरली ऑडिट भी कर रही है, रूटीनली उसको ऑडिट किया जा रहा है, स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है थ्रू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि ये CPR का स्टेटमेंट है, बट दे आर सेइंग दे विल एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल एवेन्यूज सो दैट दे कैन एक्चुअली टेक द नेसेसरी एक्शन। एज ऑफ नाउ CPR का जो FCRA लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडाइसेस एंड्स इन ग्रीन आफ्टर 8 days। तो फाइनली कि इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने 8 दिन के लगातार डिक्लाइन के बाद वेडनेसडे को थोड़ा सा ग्रीन, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड रजिस्टर किया है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रजिस्टर किया है। रीजन बिहाइंड हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद फाइनली कल पहली बार अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनमें हमें इंक्रीज देखने को मिला, जिसकी वजह से जो इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी ऑन वेडनेसडे। So most of the global market traded positively as strong manufacturing data from China helped the offset of concern about the high monetary policy by US Federal Reserve। तो उसकी वजह से भी, और इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस में भी हमें अच्छा खासा इंक्रीज, अप्रॉक्सीमेटली 14.7% का राइज देखने को मिला। अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, UPL, SBI और एक्सिस बैंक वर द टॉप गेनर्स। ब्रिटानिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सिप्ला, भारत पेट्रोलियम, NSBI लाइफ इंश्योरेंस were the top losers on Wednesday dealing। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। Headwinds for tech firms very strong in financial year 24, NASSCOM। व्हाट इज दिस NASSCOM? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया के जो टेक इंडस्ट्री उसको लेकर के NASSCOM ने अपने प्रोजेक्शन दिए हैं। उनका ये कहना है कि अनसर्टन माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बाद, रिसेशनरी कंडीशन के बाद भी इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है वो अभी भी रेजिलिएंट बनी हुई है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू हिट अप्रॉक्सीमेटली $245 बिलियन रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो टेक इंडस्ट्री है वो अप्रॉक्सीमेटली $245 बिलियन का रेवेन्यू जो है वो रजिस्टर कर सकती है एज पर द NASSCOM रिपोर्ट। हालांकि अगर फोरकास्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो फोरकास्ट किया है NASSCOM ने वो है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। मतलब ऑप्टिमिस्टिक तो हैं लेकिन
थोड़ा सा कॉशियस होकर के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक हेडविंड्स एक्सटर्नल मार्केट में देखने को मिल रही है उसका इम्पैक्ट विजिबल हो सकता है। तो ऑप्टिमिज्म है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, या हम बोल सकते हैं इंडियन टेक इंडस्ट्री ग्रो तो करेगी, बट कंपनीज को कॉशियस रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल हेडविंड्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, एक्सपेंशन इन द एयर, इंडिगो आकाशा टू हायर 6,000 इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो अब हायरिंग के मोड पर जा रही हैं इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इट्स नेटवर्क विद इन द इंडिया एज वेल एज द अब्रॉड। तो इंडिगो जो इंडिया की लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से 6,000 एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकती है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। तो इस पर्टिकुलर एरा में जबकि मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज और टेक कंपनीज आर गोइंग फॉर ले ऑफ, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर लेबर मार्केट। जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस है इंडिगो, आकाशा, एयर इंडिया, ये सब एक्सपेंशन पर जा रही हैं। दे आर प्लानिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15K हायरिंग, 10 से 15,000 एम्प्लॉयज़ की हायरिंग हो सकती है फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, डोंट टू सिट डाउन टेलकोस OTTs टू टॉक नेटवर्क यूजेस चार्जेस। सो डॉट स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, कम्युनिकेशन ऐप्स को बुला सकता है फॉर व्हाट, फॉर ज्वाइंट डिस्कशन। किस बात पे ज्वाइंट डिस्कशन हो रहा है? फॉर द प्रपोजल ऑफ इम्पोजिंग इंटर कनेक्ट यूजेस चार्ज और रिवेन्यू शेयरिंग। तो इंटरकनेक्ट यूजेस चार्ज और रिवेन्यू शेयरिंग के प्रपोजल को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया, जिसमें से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, कम्युनिकेशन ऐप्स, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बुलाया कि भाई नेटवर्क यूजेस चार्जेस इंपोज करने हैं, रिवेन्यू शेयरिंग को लेकर के नॉर्म्स बनाने हैं। जस्ट कम ऑन द टेबल, वी विल डिस्कस। तो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स अभी तक फिलहाल के लिए नेटवर्क यूजेस चार्जेस को लेकर के, रिवेन्यू शेयरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा उनमें यूनानिमस कंसेंसस नहीं है। इसीलिए कंसेंसस बिल्ड करना इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म का प्राइमरी टास्क है, और इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों इतना इशू हो रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, AGR इसी पर्टिकुलर इशू के क्लियर ना होने की वजह से अराइज होता है, जिसकी वजह से कई सारी कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है वो अभी भी इम्पैक्ट हो रही है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस बार चाहती है कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना अराइज हो, तो पहले ही बैठ करके रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर डिस्कशन कर लिया जाए। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का कहना है कि OTT जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, दे यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर फॉर ह्यूज बैंडविड्थ, रेगुलेटरी कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट मस्ट बी मेड यूनिफॉर्म एप्लीकेबल। इट मीन्स जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है उनका कहना है कि जो OTT प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एप्लीकेशन कंपनी, कम्युनिकेशन है वाले जो एप्लीकेशन बेस्ड कंपनीज है, इन पर भी वही रूल्स लागू हों जो हमारे पर एज ए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लागू होते हैं। OTT वालों का क्या कहना है? OTT वालों का कहना है रिवेन्यू शेयरिंग विल बी अ चिलिंग इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्टअप्स हो रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स कैसे डेवलप किए जा रहे हैं, अगर इनमें भी रिवेन्यू शेयरिंग का मॉडल ला दिया जाएगा जस्ट लाइक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जस्ट लाइक AGR, तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो इम्पैक्ट करेगी, ऐसा कहना है फिनटेक कंपनी, OTT या टेक कंपनीज का। तो इसको लेकर के कई सारे इश्यूज़ हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दोनों ही साइड को बुलाया, OTTs को भी और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को भी, जहाँ पर साथ बैठ करके रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल को डिस्कस किया जा सकेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, UK रेजेस BBC इशू, EM सेज लॉस आर फॉर ऑल। हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी कि इंडिया के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने BBC के ऑफिस में सर्वे किया है, सर्चेस किए हैं, जिसके बाद से UK से हमें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखने को मिल रहा था। UK का जितना भी जो पॉलिटिकल साइड है वो BBC को सपोर्ट कर रहा है, और BBC का ये कहना है कि जो PM पे डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसी की वजह से, उसी के रिटेलिएटरी मेजर्स की वजह से BBC पर ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के साइड से रिप्लाई आया कि जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है, चाहे वो कोई मीडिया ग्रुप हो, चाहे वो कोई फॉरेनर हो या कोई इंडियन, रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक द video, please share it among your network and subscribe and comment on it. So thank you. Have a nice day.